जैसे दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्या वैसे ही बिहार में सत्ता का रास्ता मिथिलांचल से होकर जाता है? बिहार में अब की बार किसकी सरकार, क्या ये मिथिलांचल ही तय करने वाला है? क्या बिहार के सियासत की तासीर ऐसी है कि जिसने मिथिलांचल जीता समझो पटना जीत लिया? क्या मिथिलांचल ही बिहार में एनडीए और महागठबंधन के भविष्य का फैसला करेगा? क्यों मिथिलांचल इतना जरूरी है? मिथिलांचल में ऐसा आखिर क्या है जो बिहार की सियासत में सारे राजनीतिक दल इसे साधने की कोशिश में जुटे रहते हैं? पिछले एक साल में आखिर क्यों केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना और परियोजना मिथिलांचल को ही केंद्र में रखकर तैयार की गई है? सवाल तो यह भी है कि बिहार में हमेशा सत्ता का रास्ता तैयार करने वाले मिथिलांचल को पिछले करीब 7 दशक में क्या मिला? बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का दंश झेलने वाला बिहार का यह इलाका आखिर सत्ता का रास्ता कैसे तय करता है? इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का आज ढूंढेंगे जवाब, साथ ही समझेंगे बिहार की राजनीति में मिथिलांचल का महत्व भी। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की सियासत का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। पग पग पोखरी मच्छ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख में पान, यह कहावत मिथिलांचल के लिए बेहद मशहूर है। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा जिले में एम्स परिसर की आधारशिला रखी थी। इस सिलसिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मिथिलांचल को लेकर यही कहावत मंच से दोहराया था। इस कहावत का मतलब है कि मिथिलांचल यहाँ की तालाबों, मछलियों, मखानों और मधुर बोली के लिए अलग पहचान रखता है। 7 जिलों और 60 विधानसभा क्षेत्र वाला मिथिलांचल हमेशा ही बिहार की सियासत के केंद्र में रहा है। राजनीतिक दल जानते हैं कि मिथिलांचल जीतो और बिहार तुम्हारा। तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने शीर्ष पर जब थे तो MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के फॉर्मूले पर मिथिलांचल जीतते रहे। दरअसल यहां वैसे तो सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और यादव जैसी कई जातियां और वर्ग हैं, लेकिन मुस्लिम और यादव आबादी की बदौलत लालू प्रसाद यादव यहां लगातार चुनाव जीतते रहे और जब चारा घोटाले केस में जेल के अंदर गए तब भी सत्ता उनके हाथ में ही रही। हालांकि समय बदला, परिस्थितियां बदली, वोटों का समीकरण बदला और 2005 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जेडीयू मिथिलांचल में पावर सेंटर बन गई। यही वजह है कि 2015 को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा मिलता रहा है। हालांकि बीजेपी को मिथिलांचल में बढ़त केवल तभी मिली जब वो जेडीयू के साथ थे। 2015 में जब जेडीयू महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो दरभंगा प्रमंडल में बीजेपी 30 में से महज 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से मिथिलांचल पर पूरा फोकस डाल दिया है। इसकी बानगी ऐसे देखिए कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी के झंझारपुर में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं। इसमें न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए के सभी घटक दल मसलन जेडीयू, लोजपा और हम के नेता भी मौजूद रहेंगे। दिखाने की कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर गठबंधन में दरार की अटकलें केवल बनी बनाई बातें हैं। एनडीए पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा में या यूं कहें कि चुनाव में ताल ठोकने जा रहा है। हालांकि इसके इतर भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों से ऐसा लगता है कि वो मिथिलांचल में केवल जेडीयू के बूते बतौर एनडीए ही बढ़त हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि उसका प्रयास यहां स्वतंत्र अस्तित्व को कायम करने का भी है। 2005 के विधानसभा चुनाव से मिथिलांचल आरजेडी के बजाय एनडीए का बढ़त वाला इलाका है, लेकिन यहां पिछले 3 चुनावों का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे यहां असली ताकत जेडीयू है, न कि बीजेपी। जब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर लड़ी तो अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2015 में जब अलग लड़े तो परिणाम चौंकाने वाला था। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने मिथिलांचल की 60 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब फिर से न केवल वही परिणाम दोहराने की चुनौती है, बल्कि एनडीए की कोशिश होगी कि मिथिलांचल में बढ़त हासिल हो सके। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की यह भी महत्वाकांक्षा होगी कि वो यहां अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करे।
पार्टी की गतिविधियां बताती है कि उसने मिथिलांचल की गैर यादव पिछड़ी जातियों और दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की तमाम कोशिशें की। भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलांचल को रिझाने के लिए नीतिगत निर्णय तो लिए ही हैं, आरजेडी के एमवाई समीकरण की काट में हिंदुत्व की विचारधारा का भी सहारा लिया है। और ऐसा आक्रामक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रयासों के तहत किया गया है। मिथिलांचल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं, उनको भी यहां सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि मिथिलांचल में बिहार के 7 जिले आते हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा, इन 7 जिलों में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि संख्या के लिहाज से इसका कितना महत्व है। अब बात करते हैं नीतिगत फैसलों की। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में वे करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 1 साल से केंद्र सरकार द्वारा मिथिलांचल को लेकर जो प्रयास किए गए दिल्ली से, 24 अप्रैल को उसकी परिणति होगी। मिथिलांचल अपनी मखाना की खेती के लिए खूब मशहूर है, लेकिन ये इलाके में तालाबों तक सीमित है। मछली उत्पादन का भी कमोबेश यही हाल है। बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करते हैं। मिथिलांचल प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। इस वजह से यहाँ कृषि भी प्रभावित होती है। केंद्र सरकार ने मिथिलांचल का दिल जीतने के लिए यातायात, स्वास्थ्य और बाढ़ प्रबंधन पर फोकस किया है। इस सिलसिले में यातायात को सुगम बनाने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट की स्थापना की गई। नवंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्स परिसर की आधारशिला रखी। इस इलाके में कई हाईवे बनाए गए जो मिथिलांचल को न केवल नेपाल बल्कि बिहार के अन्य इलाकों से भी सुगमता से जोड़ते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने की इरादे से यहां एम्स की स्थापना की गई। बाढ़ प्रबंधन की दिशा में भी प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। यह बड़ी पहल थी। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है, जिसमें से 1/3 जनसंख्या मैथिली भाषी लोगों की है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश की नीतीश सरकार ने संविधान का मैथिली भाषा में अनुवाद कराने की पहल की। लोकसभा चुनाव के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि सीतामढ़ी के जानकी मंदिर को अयोध्या के श्री राम लला मंदिर से जोड़कर पीएम मोदी सांस्कृतिक पहचान के दृष्टिकोण से जातियों में बटी हिंदू आबादी को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वह अयोध्या में श्री राम लला की वजह से शुरू हुई आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण देकर सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों की आबादी को लुभा सकते हैं। मिथिलांचल मखाना की खेती के लिए बहुत मशहूर है। मखाना की खेती को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के मकसद से केंद्र की एनडीए सरकार ने मखाना की जीआई टैगिंग की। मखाना उत्पादन और इसके व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से हालिया संपन्न संसद के बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड की स्थापना का भी ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जेडीयू ने तर्क दिया कि मखाना की खेती को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और इसे आर्थिक संबल देने से मिथिलांचल के युवाओं का रिवर्स माइग्रेशन होगा। माने जो युवा रोजगार और आजीविका की तलाश में दूसरे प्रदेश में गए हैं, उनको वापस लाया जाएगा। कहां? मिथिलांचल में। मिथिलांचल को रिझाने की तमाम कोशिशें केवल इतनी ही नहीं। 1 फरवरी 2025 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने आई तो उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाली एक खास साड़ी पहन रखी थी। यह साड़ी उनको एक दलित कलाकार दुलारी देवी द्वारा भेंट की गई थी। यह साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण ने पहले तो मिथिलांचल की मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट किया और यह संदेश दिया कि वह स्थानीय कलाकारों के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में काम करेंगे। और दूसरा संदेश दलितों के लिए भी था। पिछले महीने की 9 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद में शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया था। अमित शाह ने इस कार्यक्रम में गुजरात के विकास में योगदान देने के लिए बिहारियों की खूब सराहना की। निश्चित तौर पे ये न केवल बिहार बल्कि मिथिलांचल के लोगों से जुड़ने की कोशिश थी, क्योंकि यहीं से गुजरात सहित दूसरे राज्यों में लोगों का पलायन होता है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को मधुबनी के झंझारपुर में होने वाली पीएम मोदी की जनसभा के लिए भाजपा नेता तो एक्टिव है। संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और राज्य मंत्री नित्यानंद राय जैसे नेता भी काफी सक्रिय हैं। दरअसल पीएम मोदी का यह दौरा संभवतः एनडीए की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग का आधिकारिक आगाज होगा।
इस रैली के जरिए पूरा एनडीए गठबंधन यह संदेश देने का प्रयास करेगा कि उनमें कोई खटपट नहीं है और नीतीश की अगुवाई वाली सरकार मिथिलांचल सहित पूरे पैन बिहार का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इससे बीजेपी या एनडीए गठबंधन की चुनौतियां खत्म नहीं हो जाती। गौरतलब है कि जब बिहार विधानसभा में संविधान का मैथिली भाषा में अनुवाद करने की बात कही गई तो पूर्व मुख्यमंत्री और वरीय आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने अलग मिथिलांचल राज्य का मुद्दा उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि बीजेपी और केंद्र सरकार को मिथिलांचल की इतनी ही चिंता है तो उनकी दशकों पुरानी अलग राज्य की मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाता। जाहिर है कि राबड़ी देवी ने मिथिलांचल की एक बड़ी आबादी के लिए भावनात्मक मुद्दे यानी कि इमोशनल अपील वाला मुद्दा तो छेड़ दिया है। बीजेपी या जेडीयू ने सीधे तौर पर इस मसले पर कुछ नहीं कहा। राबड़ी देवी की मांग का मिथिलांचल पर कितना असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आरजेडी यहां अपना पुराना गौरव पाने की तमाम कोशिशों में लगी है। इसी सिलसिले में सितंबर 2024 में तेजस्वी यादव ने कहा था कि यदि 2025 में प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी तो मिथिला विकास प्राधिकरण की शुरुआत की जाएगी। कोशिशें दोनों ओर से जारी है, दोनों तरफ से जारी है। फिलहाल मिथिलांचल जेडीयू का गढ़ माना जाता है। कई विकास परियोजनाओं के जरिए भाजपा भी यहां जनाधार बढ़ाने की तमाम कोशिश कर रही है। आरजेडी को यहां अपना पुराना प्रभाव स्थापित करना है। पीएम मोदी अपने दौरे में मिथिलांचल पर क्या कहते हैं, बिहार का इलेक्शन कैंपेन काफी हद तक इस चीज पर भी निर्भर करेगा। इतना तो तय है कि 243 में से 60 सीटों वाला मिथिलांचल एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी नाक बरकरार रहती है। आपको क्या लगता है, मिथिलांचल के इलाके में क्या राजद का पुराना प्रभुत्व वापस लौट आएगा? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के इमेज के डेंट की वजह से मिथिलांचल में उनके प्रभाव को कम कर आंका जाना चाहिए? आप कैसे समझते हैं इसे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिलांचल के धरती पर कदम रख रहे हैं, निर्मला सीतारमण अगर उसे प्रमोट कर रही हैं, गुजरात की धरती से अगर मिथिलांचल महोत्सव की तैयारी हो रही है, तो क्या इसे समझा जाना चाहिए कि बीजेपी ने मिथिलांचल के इलाके में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है? आप मिथिलांचल में 60 सीटों की तमाम सियासत को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।